आज हम एक बड़ी ही अजीब विरोधाभास की बात करने वाले हैं। एक ऐसा पैराडॉक्स जो भारत के लाखों ग्रेजुएट्स के भविष्य को तय कर रहा है। एक तरफ है पारंपरिक नौकरियां और दूसरी तरफ है एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई दुनिया। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना। वरुण लिमये की ये बात आज की एक कड़वी सच्चाई को सीधे सीधे सामने रखती है। हो सकता है ये सुनने में उल्टा लगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी बताते हैं। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये उस चौंकाने वाले सच को दिखाता है जिनके पास डिग्री नहीं है उनमें बेरोजगारी सिर्फ 3% है, लेकिन जिनके पास डिग्री है ये आंकड़ा सीधे 30% पर पहुंच जाता है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 2024 में आईआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए लोगों में भी ये आंकड़ा 40% है। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। और ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इन नंबर से लगाइए। हर साल करीब 80 से 90 लाख स्टूडेंट्स डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन व्हाइट कॉलर नौकरियां हैं सिर्फ 10 लाख के आसपास। मतलब हर एक नौकरी के लिए 8 से 9 लोग लाइन में खड़े हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा है और मौके बहुत कम। तो इस पूरी डरावनी पिक्चर के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, और वो है भारत का स्टार्टअप इंजन। चलिए देखते हैं कि कैसे ये नए मौकों का एक जरिया बन रहा है। ये चार्ट दिखाता है कि नई नौकरियां आखिर आ कहां से रही हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीज 40% के साथ सबसे आगे हैं। लेकिन देखिए, स्टार्टअप्स और आईटी सेक्टर दोनों मिलकर 30% नौकरियां पैदा कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी सेक्टर को मिलाकर भी कहीं ज्यादा है। इससे एक बात तो साफ है कि भारत के विकास का इंजन अब बदल रहा है। वैसे ये कहानी कोई नई नहीं है। सोचिए जरा 1930 के स्टैनफोर्ड के बारे में। वो एक आम सी यूनिवर्सिटी थी जहां से स्टूडेंट्स नौकरी के लिए कहीं और चले जाते थे। फिर आए फ्रेडरिक टर्मन। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां स्टूडेंट्स को नौकरी ढूंढने के बजाय अपनी कंपनी बनाने के लिए बढ़ावा दिया गया। और उनके पहले ही बैच से निकली हेवलेट पैकर्ड यानी एचपी जैसी कंपनी। आज की तारीख में स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स ने जो कंपनियां बनाई हैं वो सब मिलकर दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती हैं। ये दिखाता है कि एक सही इकोसिस्टम क्या कमाल कर सकता है। पर एक सवाल उठता है, इतनी बड़ी बड़ी सफल कंपनियां आखिर फेल क्यों हो जाती हैं और छोटे छोटे स्टार्टअप्स को इसका फायदा कैसे मिलता है? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं इनोवेटर्स डिलेमा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई कंपनी बहुत ज्यादा सफल हो जाती है तो वो अपने मौजूदा बिजनेस मॉडल को बचाने में इतनी उलझ जाती है कि वो भविष्य के नए मौकों को देख ही नहीं पाती, और आखिर में कोई नया छोटा कॉम्पिटिटर आकर उसे बाजार से बाहर कर देता है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स का। सोचिए, ब्लॉकबस्टर की 80% कमाई कहाँ से आती थी? डीवीडी देर से लौटाने पर लगने वाली लेट फीस से। तो जब नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन का मॉडल पेश किया, ब्लॉकबस्टर उसे अपना ही नहीं सका। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया ही खत्म हो जाता। वहीं दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स के पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए वो अपना पूरा ध्यान भविष्य पर लगा सके। और इसी सोच ने उन्हें डुबो दिया। जब नेटफ्लिक्स ने खुद को $50 मिलियन में बेचने का ऑफर दिया तो ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने ये कहकर उसे ठुकरा दिया। वो अपनी लेट फीस की कमाई में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें आने वाला कल दिखाई ही नहीं दिया। और नतीजा, बस 10 साल के अंदर जो कंपनी वीडियो रेंटल की दुनिया पर राज करती थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। ये इनोवेटर्स डिलेमा की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो स्टार्टअप्स के पास ऐसा क्या है? असल में 3 बड़े फायदे हैं। पहला, वो इनोवेटर्स डिलेमा के जाल में नहीं फंसे होते। दूसरा, वो बहुत तेज होते हैं। बिना किसी बड़ी बड़ी मीटिंग्स या प्रोसेस के वो हफ्तों में नए आइडिया लॉन्च कर सकते हैं। और तीसरा, आज का जो बेस्ट टैलेंट है वो बड़ी कंपनियों की धीमी रफ्तार के बजाय उन स्टार्टअप्स में काम करना चाहता है जहां उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी और तेजी से सीखने का मौका मिलता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि स्टार्टअप्स क्यों जीते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं एक्शन की। ये है फाउंडर की प्लेबुक, वो 5 स्किल्स जो किसी का भी अपना वेंचर बनाने के लिए जरूरी हैं। ये है वो 5 कदम जो किसी भी सफल वेंचर की नींव होते हैं। इन्हें एक रोड मैप की तरह समझिए। हम एक एक करके इन सभी पर बात करेंगे ताकि ये पूरा प्रोसेस आसान लगे। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात,
एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने से पहले ये पक्का करना जरूरी है कि एक असली प्रॉब्लम सुलझाई जा रही है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों। अगर किसी को उस प्रॉब्लम की परवाह ही नहीं है तो कोई उसके सोल्यूशन की भी परवाह नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है यूनिट इकोनॉमिक्स। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब बहुत सिंपल है। क्या अपने प्रोडक्ट या सर्विस की हर एक बिक्री पर पैसा कमाया जा सकता है? अगर हर एक चीज बेचने पर नुकसान हो रहा है तो ज्यादा बेचकर सिर्फ नुकसान ही बढ़ेगा। अगर ये गणित काम नहीं कर रहा तो बिजनेस भी काम नहीं करेगा। तीसरा है स्पीड। बस 2 हफ्ते, महीनों तक अपने आइडिया को चमकाने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2 हफ्तों के अंदर एक बेसिक सा प्रोडक्ट लॉन्च करें और उसे असली कस्टमर्स के सामने रखें। बाजार ही सबसे अच्छा टीचर है, वो ही बताएगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। चौथा, कस्टमर्स से बात करना। ये अपने आप में एक कला है। इसके लिए द मॉम टेस्ट के 3 सिंपल रूल याद रखिए। अपने आइडिया के बारे में नहीं, उनकी जिंदगी के बारे में बात करें। भविष्य के बारे में उनकी राय नहीं, बल्कि अतीत में उनके साथ क्या हुआ है वो पूछें। और सबसे जरूरी, कम बोलें और ज्यादा सुनें, तभी असली और काम का फीडबैक मिलेगा। और अब आते हैं 5वें और आखिरी स्किल पर, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इस शोर शराबे वाली दुनिया में अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना। एक शानदार प्रोडक्ट बनाना तो सिर्फ आधी जंग है, उसे लोगों तक पहुंचाना बाकी की आधी। और इसके 3 मेन पिलर्स हैं। चैनल, यानी कि कहाँ बात की जा रही है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। दूसरा है संदेश, यानी क्या कहा जा रहा है। और तीसरा है टोन, यानी किस अंदाज में कहा जा रहा है। इन तीनों का सही मेल ही भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। और आखिर में एक ऐसी बात जो बहुत राहत देती है। सच तो ये है कि किसी को पक्का नहीं पता कि क्या काम करेगा, न तो पहली बार के फाउंडर को और न ही किसी अनुभवी सीईओ को। ये हर किसी के लिए कुछ नया करने और सीखने का एक सफर है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करने और फेल होने से डरने की जरूरत नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या चुना जाए, नौकरी की कमी की शिकायत करना या एक फाउंडर बनकर नए अवसर बनाना? ऐसी कौन सी समस्या है जिसे हल करने का जुनून किसी के अंदर है? भारत का भविष्य आप जैसे संस्थापकों के ही हाथों में है।